साथियों, आज मैं आया हूँ एक बार फिर से अपने ही क्षेत्र में। एक जगह है माती। माती हमारी स्मृतियों में जो है और उसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जैसे जैसे समाज बदलता चला जा रहा है, आस्था और धर्म के मायने भी बदल रहे हैं, तो वो बदलाव हमको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जब मैं पहले छोटे पे आया करता था तो जो खेरे थे वहाँ पर खूब सारी पुरानी ईंटों के ढेर होते थे, हड्डियों के ढेर होते थे, जो मैंने खुद देखी आज से 30-35 वर्ष पूर्व। लेकिन आज वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। उनका कोई संरक्षण हुआ नहीं, कोई देखभाल करने वाला था नहीं। तो जो स्थानीय ताकतवर लोग थे, बाहुबली थे या प्रधान नेता नगरी, इन्होंने सारे खेतों पर कब्जा कर लिया या पटके बना लिए या जैसे तैसे करके वो उसको खेती कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर 2 मंदिर हैं, यानी एक सब समझिए इस कड़ी में, इस यात्रा की कड़ी में 4 स्थान हैं। एक स्थान अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, दूसरा स्थान एक दूसरी जगह है मंदिर। वो कहते हैं कि वो किला था एक्चुअली, और वहाँ से सुरंग निकली हुई थी पूरी, और वो जाती हुई सुरंग और वो किला के अवशेष मैंने देखे हैं। उत्तर भारत के पीलीभीत जिले में बसे महादेवा और माती जैसे गांव इतिहास की अनकही कहानियों और विस्मृत सभ्यताओं को अपने में समेटे हुए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी भूमि की यात्रा पर, जिसे लोक कथाओं और ऐतिहासिक खंडहरों ने अद्वितीय बना दिया है। गांव के इन ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए हम पहुंचते हैं माती। इतिहासकारों का मानना है कि यह क्षेत्र कुषाण काल का एक समृद्ध हिस्सा था। यहाँ की मिट्टी और ईंटों का अवशेष किसी समय के विकसित समाज की कहानी कहते हैं। कहानी शुरू होती है राजा बेन से, जिनके साम्राज्य की सीमाएं नेपाल की शारदा नदी तक फैली थीं। राजा के चमत्कारिक बेने हथपंखे जिसे कहते हैं की कथा और उनके तालाब जिसे भुवनई ताल कहते हैं, यहाँ के लोकगीतों और स्मृतियों में आज भी जीवित हैं। भुवनई ताल, जो कभी रानियों की स्नान स्थली और राजाओं की घुड़सवारी का स्थान हुआ करता था, आज कमल के फूलों और मछलियों का आश्रय बन चुका है। यहाँ प्राकृतिक रूप से उगने वाले कमल इस स्थान को और भी खास बनाते हैं। और ये मैंने कमल के फूल पहली बार तालाब से तोड़े हैं। देखिए यहाँ पर कमल खिले हुए हैं और ये पूरा प्राकृतिक कमल है, नेचुरल कमल है। मतलब जो कमल की खेती होती वो वाला कमल नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ही नेचुरल कमल यहाँ पर खिला हुआ है, देखिए। यह तालाब स्थानीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कमलगट्टे, सिंघाड़े और मछली पालन यहाँ की आजीविका का साधन है। लेकिन इसके किनारे बिखरी प्राचीन ईंटें इस स्थान की खो चुकी भव्यता की गवाही देती हैं। तालाब की यहाँ पर काफ़ी मान्यता है ये, और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा बेन थे उनकी जो रानी थी, अब उनकी रानी का जो नाम है, जो लोकगीत हैं, कहीं पर भोगवती आता है, कहीं पर भाग्यवती आता है, कहीं पे रत्नावती आता है, अलग अलग नाम है, लेकिन सबसे प्रचलित नाम भोगवती है। तो कहा जाता है कि वो नेपाल की राजकुमारी थी और उनका विवाह यहाँ हुआ था। और यहाँ से जो पीछे हमने अभी दिखाया मंदिर,
वहाँ से एक सुरंग होती थी जो यहाँ से होते हुए पूरा शारदा को क्रॉस करते हुए नेपाल तक जाती थी। तो जो रानी भोगमती थी राजा बेन की, वो इस तालाब में नहाने आया करती थी और उनके स्नान के लिए सखियों के साथ अपने नहाने के लिए ये तालाब राजा बेन ने बनवाया था। और ये तालाब की जो लंबाई थी वो करीब 7-8 किलोमीटर थी। 8 कोस कहा जाता था हमारे यहाँ, जो पुराने लोग हैं 8 कोस कहते हैं, तो इतनी लंबाई थी। और यहाँ पर पूरा कमल खिला हुआ होता था, नेचुरल कमल, एकदम प्राकृतिक। आज भी अभी मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे पैच हैं यहाँ पर जिसमें कमल खिला हुआ है। और थोड़ा अगर पानी भर जाएगा तो यहीं से कमलगट्टा और ये तमाम सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो राजा बेन, जब वो रानी यहाँ पे नहाया करती थी तो राजा बेन जो थे वो चारों तरफ इसके अपने घोड़े से चक्कर लगाया करते थे, अपनी एक घोड़े की रेस किया करते थे। तो ये उनके आनंद का और रोमांच का, प्रेम करने का एक स्थान था। तो ये इसकी प्राचीनता है। भोनई ताल की कहानियाँ केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि यहाँ की लोक कथाओं और संस्कृति में भी बसती हैं। यह तालाब न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि एक समृद्ध अतीत का साक्षी भी है। माती का किला राजा बेन के साम्राज्य का केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ से शारदा नदी के नीचे तक एक सुरंग जाती थी जो नेपाल तक जुड़ी थी। यह सुरंग राजा बेन की रानी के स्नान स्थल तक जाने का रास्ता थी। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार इस सुरंग का प्रयोग संकट के समय राजा बेन और उनके परिवार के लिए एक सुरक्षित रास्ता था, पर आज यह खंडहर अपने गौरवशाली अतीत को खो चुका है। आप धर्मेंद्र सिंह जी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जी सर। और आपके जो पिताजी या और बुजुर्ग थे उनसे भी मेरी मुलाकात रही है, लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात जी है। जी। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पुरानी चीज़ें करीब करीब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। जी। अंदर मैंने महल देखा था, सीढ़ियाँ देखी थी ऊपर जी, चढ़ते जी। हुए, एक सुरंग जैसी भी थी हाँ जी, पहले। बिल्कुल तो ठीक। अब अगर मैं उस साइड से आता हूँ, इधर सामने तो मुझे कुछ पुराना दिख रहा है, हाँ लेकिन उस साइड से जब मैं आता हूँ जी। तो वो सब पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं और सारी चीज़ें नई बना दी गई हैं। वो तो इसके पीछे का कोई कारण या लॉजिक क्या है आपके भैया हिसाब ये बरसात में स्वतः ही अपने आप ही ध्वस्त होते जा रहे हैं। और जो है इसलिए जो सबका जन सामाजिक लोगों से जो चंदा उंदा आ जाता है उससे हम लोग ये इसको फिर दोबारा पुनः वो दीवारें तैयार करते हैं। तो भैया उस चक्कर में पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नया, जैसे नई दीवार बनाएंगे तो नया ही लुक आएगा उसमें। और बरसात में धीरे धीरे करके अब ये आप ये दीवार देखो भैया, ये वाली ये जा रही है और मुझे नहीं लगता कि ये इस वाली बरसात में बचेगी। जी बिल्कुल, ये गिर जाएगी। ये देखिए 2 हिस्सों में हो दो गई। हिस्सों में हो गई है। हाँ हाँ जी। तो अब इसको हम लोग सोच रहे हैं प्लास्टर करा दें। ये देखो सब ये पुरानी पुरानी चीज़ें थी। यहाँ पे सुरंग थी, मैंने यहीं पर इसी जगह पर एक सुरंग हुआ करती थी। ये महल की दीवारें होती थी। ये एग्जैक्ट ये वो जगह थी जहाँ पर एक सुरंग थी और कहते हैं बड़ी प्राचीन सुरंग थी। ये कुछ अवशेष मात्र बचे हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा प्राचीन इनका महल हुआ करता था। माती के खंडहर अपने समय की स्थापत्य कला और सुरक्षा प्रणालियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। दीवारों की मोटाई, ईंटों की संरचना और लकड़ी के दरवाजों पर की गई नक्काशी उस युग के शिल्पकारों की दक्षता को दर्शाती है। खंडहर के ये अवशेष हमें उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक देते हैं। इन्हें देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि यहाँ का समाज कितना उन्नत था।
प्राचीन मूर्तियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो सुरेश जी हैं उनके अनुसार ये वाली जो है गणेश की मूर्ति है, ऊपर पार्वती और दूसरी मूर्तियां हैं, और ये वाली मूर्ति है ये इनके अनुसार देवी की मूर्ति है जो कि ऊँट की सवारी करती है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो बुजुर्ग बताते थे, इनकी मम्मी ने भी एक बार बताया था कि गंगा देवी का जो वाहन है वो सियार है, वो उनके भक्त हैं। माती की देवी गंगा राजा बेन की सबसे छोटी बेटी थीं। कहा जाता है कि अपने पिता द्वारा जंगल में छोड़े जाने के बाद वह यहीं वापस आ गईं और अपने मौन संवाद के माध्यम से देवी के रूप में पूजी जाने लगी। आज भी हर रात सियारों का शोर माती मंदिर के चारों ओर गूंजता है। लोक कथाओं के अनुसार यह सियार देवी गंगा के रक्षक और उनके संवाद के माध्यम है। स्थानीय लोग कहते हैं कि देवी गंगा ने अपने मौन के माध्यम से लोक के साथ संवाद स्थापित किया। उनके मंदिर में पूजा अर्चना आज भी जारी है और सियारों की मौजूदगी इस संवाद को और अधिक गहराई देती है। देखिए, यहाँ के इतिहास के बारे में तो हमें नहीं मालूम है। फिलहाल ये प्राचीन स्थान माँ गंगा देवी का जो जून जुलाई के महीने में जाते भी मतलब मेला लगता है। कहते हैं देवी गंगा ने उस समय के समाज को अपनी मौन उपस्थिति और दृढ़ता से प्रेरित किया। उनके मंदिर और उनकी कहानी आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेत है हालांकि, और यहाँ पर अभी भी इतनी सारी ईंटें जो हैं वो प्राचीन पड़ी हुई हैं, पूरा ईंटों की भरमार है। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके लोग यहाँ पर खेती कर लेते हैं, गन्ना वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होता है। अब पूरे खेत जो है ईंटों से लिसा हुआ है। और देखिए ये देखिए यहाँ पे भी पूरा चारों तरफ यहाँ की जितनी भी करीब 100, 150, 200 एकड़ का जो रकबा है, हेक्टेयर का रकबा है, ये बहुत बड़ा रकबा है। हर जगह इस प्रकार की ईंटें जो हैं वो मिलती हैं। पूरे खेत में ईंटें हैं और कुछ नहीं है, और ऐसा हर जगह है। ये चूँकि खेत खाली पड़ा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना तो यहाँ पर तो सारा गन्ने का खेत हो गया है। तो जिस जगह पे मैं इस समय टहल रहा हूँ यही राजा बेन का किला, मुख्य किला या जो भी चीज़ें हैं वो रही होंगी। तो इसके प्रमाण, अब हड्डियाँ तो इतनी जल्दी नहीं दिखती हैं, ये बहुत पुराने समय की बात हो गई है, लेकिन ईंटों के टुकड़े पूरे क्षेत्र में बिछे पड़े हुए हैं। हर खेत में, मतलब लोग यहाँ से ट्रालियों से ईंटें भर भर के ले गए हैं और लोगों ने अपने घरों में या अन्य जगहों पर उनका प्रयोग भी किया है। बावजूद इसके अभी मैंने जो आपको दिखाया, खेत में पूरा खेत ईंटों से भरा पड़ा हुआ है। तो ये सब प्राचीनता की, पौराणिकता की निशानियाँ हैं। बस यही है कि अब धीरे धीरे ये सब समाप्त होती जा रही हैं। मुझे लग रहा है आने वाले 10-20 साल में यहाँ पर सिर्फ एक पूजा पाठ या मंदिर या देवी, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। और हालांकि यही सब आज भी बचा है, बाकी सब कुछ नहीं है। बेटा, यहाँ राजा बेन का किला था। हाँ। उनकी ये रानियाँ 7 बेटियाँ थी। ये उसी नाम से ज़्यादातर प्रसिद्ध है। अभी आप जो खेड़ा देख रहे हैं ये उन्हीं का है। बस यही माता जी का है, वो जो कुछ यहाँ जो भी है। अच्छा, खेड़ा उन्हीं का है। उन्हीं के यहाँ पता नहीं कोई राजा उजा होंगे, कभी हुए होंगे कोई राजा बेन। ये उनकी बेटियाँ थी 7। वो यहीं पैदा हुई थी माटी में, यहीं से गई है। इस टाइम छोटी बेटी है उनकी, गंगा नाम है उनका। हाँ। वो इस टाइम यहाँ विराजमान है। अच्छा, उन्हीं के नाम से ये मेला लगता है। आगे आने कल परसों में जाते लगेंगी, एक 15 दिन वो मेला चलेगा।
राजा बेन का जो इलाका है, ये जो साम्राज्य है या जो पूरा क्षेत्र रहा है उनका, उसमें ये चौथी कड़ी के रूप में ये जो इस मंदिर में हम आए हैं, ये कहा जाता है मोटे बाबा का मंदिर। और ये मंदिर जो सामान्य ज़मीन है उससे कम नहीं तो 25-30 फीट ऊंचाई पर होगा, जो स्टेयर से हम चढ़कर आए हैं और आसपास में। तो कहा जाता है कि राजा पृथु या राजा बेन, लोक मान्यताएं हैं, कोई राजा पृथु कह रहा है, कोई राजा बेन कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है कि उनके द्वारा ये स्थापित था। लेकिन इस मंदिर को लेकर या ऐसे ही कुछ और मंदिर इस क्षेत्र में हैं, उनको लेकर हमारे बाबा एक बड़ी ही लॉजिक बात कहते थे। मतलब क्या उनका लॉजिक था ये मैं नहीं कभी समझ पाया। वो कहते थे कि जो राजा बेन था तो उनके साम्राज्य के ये पिलर थे, ये सारे शिवलिंग जो यहाँ पर हैं, मोटे शिवलिंग हैं, बड़े शिवलिंग है, और ज़मीन से कम इनकी तो 30-40 फीट 50 फीट की ऊंचाई उस दौर में रही होगी, और आज भी 20-25 फीट ऊंचाई पर हैं ये सब। दो प्रकार के राजा बेन मिलते हैं। एक पौराणिक राजा बेन है जिसका पुराण में जो राम के वंशज रहे हैं और बड़े ही क्रूर माने जाते थे, तो वो राजा बेन है। एक ये लोक के राजा बेन है, और ये जो राजा बेन है ये इस पीलीभीत परिक्षेत्र के कई सारे जगहों पर मिलते हैं। मतलब बीसलपुर के पास राजा बेन की कहानी मिलती है, एक माला और साईगढ़ की जगह है, वहाँ पर राजा बेन की कहानी मिलती है, एक स्थान और है वहाँ भी राजा बेन की कहानी मिलती है। लेकिन इन सारी जगहों घूमने के बाद जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगी वो ये कि ये जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका परिक्षेत्र काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह या जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। खास करके जैसे भुवनई ताल को आप ले लीजिए, वो ऐसे ताल कहीं नहीं मिलते हैं। तो एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मुख्य किला उनका कहीं और हो, और आजू बाजू में बहुत सारे उन्होंने अलग अलग किले बनवाए हों, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ा, और हर जगह से उनकी एक कहानी जुड़ी हुई है। तो खैर ये मिथक हैं, ये लोक किंवदंतियाँ हैं। तो खैर तो साथियों, ये थी राजा बेन के परिक्षेत्र की एक संक्षिप्त यात्रा, जहाँ पर मैंने उनका जो किला था, मुख्य किला, या जो दूसरे क्षेत्र थे वो भुवनई ताल, और अंत में ये जो मंदिर है या जो उनकी साम्राज्य की सीमा का एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है, उसकी एक संक्षिप्त यात्रा की। अब ये इसमें कितना इतिहास है, कितना पौराणिक चीज़ें हैं, वो सिर्फ रिसर्च करने वाली बातें हैं। लेकिन जो प्राचीन है वो बहुत तेज़ी के साथ समाप्त होता जा रहा है। कुछ चीज़ें खुद से समाप्त हो जा रही हैं, और कुछ आधुनिक दिखावे के चलते समाप्त कर दी जा रही हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लोगों को बस ये है कि इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपनी विरासत को पहचानने की प्रयास करना चाहिए। आपको ये यात्रा कैसी लगी? और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे इन पगडंडियों पर चलते हुए कि पुराण से या इतिहास से या ऐसी चीज़ों से निकाल कर एक सच सामने लाया जाए, या सच सामने क्या ही लाएंगे हम, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि उस दिशा में लोग सोचें, आज के युवा सोचें, और धार्मिक जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड हैं, जो दिखावटी चीज़ें हैं, जो मतलब धर्म के योग्य नहीं हैं, जो आस्था के योग्य नहीं हैं, उनसे बचते हुए और इन चीज़ों का महत्व लोग समझें। तो इस प्रकार की हमारी ये यात्राएं हैं जो आगे भी अनवरत जारी रहेंगी। हमारी यह यात्रा माती के इतिहास, संस्कृति और लोक कथाओं के बीच एक अनूठी कहानी है। इस यात्रा ने हमें उन अनगिनत कहानियों से जोड़ दिया जो हमारी जड़ों का हिस्सा हैं।